दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में आपने क्या समझा था? तो हम लोग क्या समझ रहे थे? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देख रहे थे। तो उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने कहा था कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, ध्यान से समझिएगा, हमने आपको लास्ट में बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है यह कहाँ कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करता है, यानी इसकी जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, यह कहाँ कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करता है। तो पहला याद कीजिए, हमने कहा था कि संविधान से। कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कई ऐसे प्रावधान या संविधान के अनुच्छेद हैं जो सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान करते हैं। तो जो स्पीकर है यह संविधान से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा, और कहां से प्राप्त करता है? तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी लोकसभा के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं जिसे नियम कहा जाता है, वहां से भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा शक्ति प्राप्त की जाती है। इसके अलावा और कहां से प्राप्त करता? तो हमने कहा था कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का जो नियम आचार संहिता है वहां से भी लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, यानी पावर प्राप्त करता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। इसके अलावा बहुत सारा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बना दिया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखी तो नहीं गई हैं, लेकिन एक कन्वेंशन बन गया है कि ऐसी कंडीशन में ये होगा तो ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसीजन ले पाएगा। तो ये सारी चीजें हम आपको कल बता रहे थे, और ये बताने के साथ हमने कहा था कि ये हमेशा याद रखो जब भी लोकसभा के स्पीकर की बात आए कि ये कहां कहां से पावर प्राप्त करता है, तो संविधान से पावर प्राप्त करता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर से पावर प्राप्त करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से पावर प्राप्त करता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, बहुत सारे संसदीय नियम कानून बनाए गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती, चूंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और संसदीय शासन प्रणाली में भी हमारा जो मॉडल है यह ब्रिटिश मॉडल है। क्योंकि ब्रिटिश हमने क्या, ब्रिटिश मॉडल ऑफ, यानी ब्रिटिश कौन सा मॉडल अपनाया है? ब्रिटिश मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फॉलो किया है। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे वहां पर कुछ लिखा नहीं गया है, वहां पर चीजें कन्वेंशन पर चलती हैं, परंपराओं ट्रेडिशन पे चलती हैं, प्रथाओं पे चलती हैं। तो उसी मॉडल को भारत के द्वारा भी, भारत के बहुत सारी चीजें हैं यहां पर भी हम ब्रिटिश मॉडल से भी प्रेरणा लेते रहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, ये एमपी है, एमपी से क्या बना दिया गया, ये लोग, कोई व्यक्ति है ये लोकसभा का अध्यक्ष बन गया, तो क्या भारत में अब ये भारत में अनिवार्य नहीं है कि उसे राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना होगा। तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज से त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। पॉलिटिकल पार्टी से त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है, ये भारत में नहीं है। यानी कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष रहते हुए
लोकसभा का अध्यक्ष रहते हुए अनिवार्य नहीं, ये नहीं वाला ध्यान से समझिएगा। यानी भारत में अगर बीजेपी के टिकट से आप लोकसभा के अध्यक्ष बनते हो या फिर सपा बसपा कोई भी पार्टी ए टू जेड आप ले लीजिए, अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हो तो भारत में यह अनिवार्यता नहीं है कि आपको त्यागपत्र उस जिस पार्टी से आप चुनाव जीते हो उससे त्यागपत्र देना होगा। ये भारत में अनिवार्यता नहीं है। जबकि इसके इतर जब आप जाओगे अमेरिका के संविधान में पाओगे, ब्रिटिश संविधान में, तो वहाँ पर हर हालत में जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष आप चुने जाओगे वैसे ही आपको अपने राजनीतिक दल से क्या करना होगा, आपको त्यागपत्र देना होगा। लेकिन भारत में कोई व्यक्ति एक साथ ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दल का सदस्य होने के साथ साथ लोकसभा का अध्यक्ष रह सकता है। अब पावर्स की इसी बाद हम तो एक समान परिचय हो गया। अब लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर कौन कौन सी होती है तो वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ चीजें हम कल बताए थे, यानी पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ लोकसभा स्पीकर, पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर की शक्तियां व कर्तव्य क्या हैं, हिंदी में लगा लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य, शक्तियां एवं कर्तव्य। तो हमने शक्तियां व कर्तव्य के संदर्भ में हमने पहला आपको कल बताया था कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है या हाउस में आदेशों को, ऑर्डर को मेंटेन करता है, डिकोरम को मेंटेन करता है, तो इसके द्वारा क्या मेंटेन किया जाता है, इसके द्वारा मेंटेन क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे सर ऑर्डर को मेंटेन करता है और दूसरा डिकोरम को मेंटेन करता है। ये डिकोरम और ऑर्डर यानी सदन की कार्रवाई किस प्रकार चलेगी, कब चलेगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सब कुछ कौन तय करने की पावर किसके पास होती है, लोकसभा के स्पीकर के पास होती है, लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। दूसरा हमने कहा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है। ये क्या होता, तो ये ध्यान दीजिएगा, अंतिम व्याख्याकर्ता होता है, फाइनल इंटरप्रेटर। ये क्या होता, फाइनल इंटरप्रेटर होता है, यानी अंतिम प्रवर्तनकर्ता, अंतिम ये फाइनल व्याख्याकर्ता होता है, इंटरप्रेटर होता है, प्रवचनकर्ता, इसको क्या बोलते, प्रवर्तन, इसको इंटरप्रेटर का मतलब व्याख्याकर्ता, इसे लिख लीजिए, अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। कोई चीज मान लो अस्पष्ट है, कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि मान लो कोई चीज अस्पष्टता है, क्लियर नहीं हो रही है, तो उसको संविधान में कोई कानून हो सकता, कोई टर्मोलॉजी हो सकती, कोई शब्द हो सकता, तो इसके संबंध में अंतिम व्याख्या करने की पावर किसके पास होती है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह क्या करता है, यानी ये फाइनल तय करता है। तो ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है। किसका फाइनल इंटरप्रेटर होता है, तो याद कीजिए यहाँ पर संविधान का होता है, संविधान का अंतिम फाइनल इंटरप्रेटर होता है। दूसरा और किसका फाइनल इंटरप्रेटर होता है, संविधान के अलावा और क्या होता है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर का होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का होता है। और क्या होता, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा का होता है। और किसका होता है ये, तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा इसका अंतिम इंटरप्रेटर होता है। और क्या होता है, अन्य पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जहां पर कुछ भी लिखा नहीं गया है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की बात आती है या पार्लियामेंट्री प्री
प्रीसीडेंट्स। प्रीसीडेंट्स, प्रीसीडेंट्स का मतलब हुआ पूर्व में कोई कार्रवाई की गई या पहले के लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया। सेम है, जब कोई मामला उत्पन्न होता है तो क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। इसमें लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है। क्या होता भाई? फाइनल इंटरप्रेटर होता है, यानी पूर्व के दृष्टांत को देखते हुए पार्लियामेंट्री ने क्या अपनाया और अब ये कौन तय करेगा कि वैसा होना चाहिए या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ये कौन तय करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। तो ये दूसरी पावर हुई फाइनल इंटरप्रेटर। किन किन चीज़ों का? हमने कहा संविधान का होता, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का होता, तीसरा हमने कहा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा का होता है, उसके बाद चौथा हमने कहा पार्लियामेंट्री प्रीसीडेंट्स, पूर्व के दृष्टांत में पार्लियामेंट्री के द्वारा क्या क्या लोकसभा के अध्यक्ष ने कौन सा तरीका अपनाया है और वर्तमान में वैसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, इनका भी क्या होता है? वह फाइनल इंटरप्रेटर होता है। बात समझ में आई? तो यहां तक आपका किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला आगे समझिएगा। ये तो दो ये हो गए। इसके अलावा और क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास और क्या काम होता है? तो एक चीज हमने कहा था, याद कीजिए, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक को आहूत करता है कौन? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का इसमें उल्लेख किया गया। किसका इसमें उल्लेख किया गया है? इसमें ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया। तो हमने पीछे भी बताया ज्वाइंट सिटिंग आहूत कौन करता है, ये बिल्कुल क्लियर रखिए। आहूत का मतलब हुआ बुलाना, बुलाना। तो ये बुलाने की पावर किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगर यहीं पर संयुक्त बैठक की क्या पूछी जाए, अध्यक्षता पूछी जाए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए बुलाता कौन है, तो बुलाने का काम कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। अगला हम पावर, ये तीसरी शक्ति इसके पास हो गई। अगली चौथी, अगर कोरम नहीं है, कोरम नहीं है, तो कोरम का मतलब कल भी बताए थे। मान लो ऐसे तो ही कि 545 सदस्य लोकसभा का है, दो लोग, दो एमपी मुंह उठा के चले आए, कह रहे हैं कि कोई विधेयक पारित करो या सदन की कार्रवाई शुरू की जाए, नहीं होगा। इसके लिए एक कोरम, कोरम का मतलब हुआ कि कम से कम इतने मेंबर होंगे तभी सदन की कार्रवाई हो सकती है। तो ये कोरम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है स्पीकर, यह लोकसभा का अध्यक्ष के पास पावर होती है, वह सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है, सदन की बैठक को सस्पेंड कर सकता है, स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर होती है। तो आप यहीं पर पूछेंगे सर ये कोरम क्या है? तो कोरम क्या कहीं संविधान में इसका उल्लेख है? ऐसे कोरम को ला दिया गया। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, कोरम का जी हाँ संविधान में उल्लेख है, और संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे कहा जाता अनुच्छेद नंबर 100। इस 100 में आगे हम बताएंगे यहां पर कोरम का उल्लेख किया गया है, और कोरम का मतलब हुआ किसी भी सदन की कार्रवाई को, किसी भी सदन की कार्रवाई को, प्रोसीडिंग्स को, कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग्स, किसी भी सदन की कार्रवाई यानी प्रोसीडिंग्स को वैध बनाने के लिए, को क्या करने के लिए? वैध बनाने के लिए, वैध बनाने के लिए, वैध
बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या को ही क्या कहा जाता? को ही कोरम कहा जाता है। यह सदन का, मान लो लोकसभा है तो लोकसभा का जितने मेंबर हैं उसका 1/10 या इसी को कह लीजिए 10% होता है। यह सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 होता है। यानी अगर लोकसभा की कार्रवाई करना है तो 552 इंटू 10% निकालिए तो 55 जब तक एमपी उपस्थित नहीं होंगे तब तक लोकसभा की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। इसी को क्या कहा जाता? इसी को कोरम कहा जाता है। अब कोरम आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर लोकसभा में किसी कारणवश कोरम नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है कि वह लोकसभा को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिसे एडजॉर्न बोलते हैं, दूसरा सस्पेंड कर दे। तो एडजॉर्न व सस्पेंड दोनों करने की पावर किसके पास होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर होती है। किसके पास होती है? जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर होती है। तो अगली पावर ध्यान से समझिएगा, ये कोरम वाली। कोरम की अनुपस्थिति में वह सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है। आप फिर पूछेंगे सर इसके अलावा और क्या पावर होती है? तो अगली पावर समझिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के पास और क्या पावर होती है? तो अन्य हम पावर बात करें, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह समान स्थिति में वोट देने का अधिकार इसे नहीं होता। समान स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं। वोट देने का इसके पास क्या होता है? वोट देने का अधिकार नहीं होता है। 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 लेकिन किसी भी मुद्दे पर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, डेडलॉक की स्थिति हो जाए, यानी डेडलॉक की स्थिति हो जाए, डेडलॉक का मतलब हुआ कोई मुद्दा था, यानी 100 लोग पक्ष में वोट कर दिए, पक्ष में कितने? 100 लोग, और यहाँ विपक्ष में भी कितने लोग कर दिए? 100 लोग। अब मामला क्या हो गया? मामला हो गया टाई अप का, यानी अब यहाँ डेडलॉक उत्पन्न हो गया। तो जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है ये डेडलॉक कौन? तो अब ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके पास ये पावर आ जाती है। लोकसभा का स्पीकर यानी अब क्या करेगा? यहाँ पर मतदान करेगा, और अब जो मतदान करेगा इसका जिस भी पक्ष में, अगर पक्ष में वोट कर दिया तो वह कानून बन जाएगा, विपक्ष में कर दिया तो यानी क्या लैप्स कर जाएगा, तो वह मतदान करके गतिरोध या डेडलॉक को समाप्त कर सकता है। और इस प्रकार इसके द्वारा जो वोट दिया जाता इसे कास्टिंग वोट कहा जाता, क्योंकि जिस भी पक्ष में वो वोट करेगा वो निर्णायक होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को समान स्थिति में मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन अगर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, डेडलॉक की स्थिति हो जाती है, अवरोध हो जाता गतिरोध, तो यह कास्टिंग वोट यानी इसका जो वोट है इसी को क्या कहा जाता? निर्णायक। इसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता। यह कास्टिंग वोट दे करके जो डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको समाप्त कर सकता है। ये पावर किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर प्रदान की गई है। किसके पास ये ऐसी पावर प्रदान की गई है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर प्रदान की गई है। अर्थात वह क्या कर सकता है? गतिरोध को समाप्त कर सकता है। तो सारी चीजें एग्जाम्पल से आपको बताई दिए, सारी चीजें समझ में आ भी चुकी होंगी। अगला हम बात करते हैं इसी और क्या, ज्वाइंट सिटिंग हमने आपको बताई दिया। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की पावर किसके पास है?
हमने कहा आहूत करने का, समन करने का, बुलाने की पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला एक और अनुच्छेद आपको, यानी अब एक कौन दिया गया? अनुच्छेद 110। और 110 किसकी बात करता है? जो अनुच्छेद 110 है ये बात करता है धन विधेयक की, मनी बिल की। किसकी बात करता? ये किसकी बात करता है? धन विधेयक, यानी मनी बिल की इसमें बात की गई है। किसकी बात की गई? मनी बिल की बात की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये तय किया जाता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक क्या करता है? लोकसभा का स्पीकर क्या करता है? विनिश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ऐसे मामले में कौन तय करता? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन तय करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वो तय करे कोई विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये भी किसके द्वारा तय किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आगे समझिएगा और क्या तय करता है? लोकसभा का जो स्पीकर के पास और क्या पावर है? तो लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है, जब भी लोकसभा की ये सेक्रेट बैठक बुला सकता है, सेक्रेट बैठक बुला सकता है, गुप्त बैठक बुला सकता। और जब भी गुप्त बैठक बुलाई जाएगी तो जो यानी क्या है, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को बाहर किया जा सकता है। बाहरी लोगों को मतलब आउट स्ट्रेंजर्स, जो आउट स्ट्रेंजर्स हैं, इनको आउट स्ट्रेंजर्स को क्या किया जा सकता? बाहरी लोगों को यानी प्रवेश होने से वंचित किया जा सकता, प्रवेश नहीं। इनको जब भी लोकसभा की गुप्त बैठक होगी तो जिसको लोकसभा के पास ये पावर होती है कि कौन गुप्त बैठक में शामिल होगा और कौन गुप्त बैठक में शामिल नहीं होगा। तो जो अन्य सामान्य हम आम जन जाते हैं लोकसभा की कार्रवाई को देखने के लिए, लेकिन जब भी गुप्त बैठक होती है तो ऐसी कंडीशन में, गुप्त बैठक की स्थिति में जो आम जन के लिए प्रवेश देने से वंचित किया जा सकता है, आउट स्ट्रेंजर्स को यानी उसमें शामिल करने से रोका जा सकता है। क्लियर यहां तक? यानी शामिल होने से रोका जा सकता है। ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है। इसके अलावा एक चीज और कल हमने देखा था, संसद के सदस्यों का क्वालिफिकेशन दल बदल के अलावा अन्य मामलों में डिसाइड करना हो तो भारत का महामहिम राष्ट्रपति तय करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज डिटरमाइंड, इट डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेदर द मैटर्स इज अराइजन आउट ऑफ 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ से इतर कोई मुद्दा है तो उसमें लोकसभा या राज्यसभा जो संसद के दोनों सदन हैं उनके सदस्यों की निर्भरता को तय करने की पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, यहां क्वेश्चन आपका गलत करवाया जाएगा, लेकिन दल बदल के आधार पर अगर लोकसभा के सदस्यों का निर्भरता का मामला आता, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आता है, अयोग्यता का मामला उत्पन्न होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है कि वह तय करेगा कौन सा सदस्य योग्य है और कौन सा सदस्य योग्य नहीं है। तो अगला इसमें पावर लिखिएगा, क्या पावर लिखिएगा कि दल बदल के आधार पे, यानी दल बदल के आधार पर
के आधार पर लोकसभा के सदस्यों लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता यानी डिसक्वालिफिकेशन निर्भरता डिसक्वालिफिकेशन दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता डिसक्वालिफिकेशन को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किसके द्वारा तय किया जाता? लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है तो ये कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। ये लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, फिर आपके मन में उत्पन्न होगा कि बेईमानी कर ले तो लोकसभा गलत तरीके से किसी को अयोग्य ठहरा दे तो क्या वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आंसर है यहां पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। कब? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो डिसीजन होगा, निर्णय होगा, डिसीजंस होगा, निर्णय किसका? तो आप कहेंगे लोकसभा के स्पीकर का। लोकसभा के स्पीकर का ये क्या होगा? ये न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू ये किसके दायरे में होगा? ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। किसमें होगा? ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब ये दल बदल पीछे भी हम आपको बता चुके हैं। दल बदल ये कौन है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से? तो 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको शामिल किया जाता है। कब? 1985 में। तो ये 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पे कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर कब बनेगा, कब उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, अगर ऐसा कोई मैटर बनता है तो ऐसे मामले में तय करने की पावर किसको दी गई है? तो ऐसे मामले में तय करने की पावर लोकसभा के अध्यक्ष को क्या की गई है? सौंपी गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। कौन तय करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। कौन तय करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। आगे हम देखते हैं तो ये सब पावर किसको सौंपी गई है? जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सारी पावर किसके पास सौंपी गई है? ये लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष के पास ये पावर सौंपी गई है। आगे हम देखते हैं और क्या आप पूछेंगे। इसके अलावा भी क्या लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है? याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जब भी लोकसभा से संबंधित कहीं पर भी कोई बैठक होगी या पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन होता, संसदीय फोरम, ध्यान से समझिएगा, जो ये पार्लियामेंट्री फोरम होता है, कौन होता? पार्लियामेंट्री फोरम, जिसे क्या कहा जाता है? संसदीय फोरम। हिंदी में क्या कहा जाता? संसदीय फोरम। संसदीय फोरम। तो ये जो संसदीय फोरम होता है इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता? लोकसभा का स्पीकर। ये कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता? इसका लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसका क्या होता? अध्यक्ष। इसका लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता? लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता यह इसका अध्यक्ष होता है।
अगला, लोकसभा अध्यक्ष स्वयं भी कई कमेटी का अध्यक्ष होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर अन्य हम पावर की बात करें तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, या खुद कई कमेटी का क्या होता है, स्पीकर कई कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो किन कमेटी का ये अध्यक्ष होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो ये किन किन कमेटी का अध्यक्ष खुद होता है, तो ये एक रूल्स कमेटी है, नियम समिति, रूल्स कमेटी, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। रूल्स कमेटी, नियम समिति जिसे कहा जाता है, नियम समिति का अध्यक्ष स्वयं होता है, नियम समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये रूल्स कमेटी हो गई, नियम समिति हो गई, ये पहला हो गया। दूसरा, और किस कमेटी का ये अध्यक्ष होता है, तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और किस कमेटी का ये होता, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और तीसरी कमेटी ध्यान रखिएगा, तीसरी कमेटी कौन सी है, जनरल पर्पज, समान उद्देश्य समिति, जिसे इंग्लिश में याद रखिए जनरल पर्पज, जनरल पर्पज कमेटी। तो ये 3 कमेटी हैं जिनका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा का स्पीकर होता है। कौन कौन से 3 कमेटी हैं जिनका स्पीकर स्वयं लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो 3 कमेटी हमने आपको कौन कौन सी बताई। तो 3 कमेटी का अध्यक्ष स्वयं कौन होता, स्पीकर होता है। एक एडवाइजरी कमेटी, और कौन सी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और दूसरी कौन हो गई, रूल्स कमेटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, और तीसरी जनरल पर्पज कमेटी। तो 3 कमेटी हैं जिनका क्या अध्यक्ष स्वयं कौन, लोकसभा का स्पीकर होता है। यानी इनकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो 3 कमेटी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 3 कमेटी जिनका लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, अध्यक्ष होता है। कौन, तो हमने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरी रूल्स कमेटी, नियम समिति, और तीसरी हमने क्या कहा, तो तीसरी जनरल पर्पज कमेटी, जिसे सामान्य प्रयोजन समिति के नाम से जाना जाता है। तो 3 कमेटी का अध्यक्ष स्वयं लोकसभा का स्पीकर होता है। तो ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कौन से काम किए जाते हैं, क्या क्या इसके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। अब अगला हेडिंग डालिए, ये मेंस में क्वेश्चन या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा के स्पीकर के, लोकसभा कहा जाता है कि लोकसभा के स्पीकर का पद जो है वह स्वतंत्र व निष्पक्ष है। तो लोकसभा का स्पीकर अपनी स्वतंत्रता व निष्पक्षता तय कैसे करता है, क्या ऐसा कोई संविधान में प्रोविजन किया गया है, या ऐसे ही ऐसा क्या है कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपनी स्वतंत्रता व निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाता है। तो आगे अगली हेडिंग लगाइए, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता कैसे, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता कैसे, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। अब क्वेश्चन है कैसे, ये कैसे अपनी स्वतंत्रता व निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है, यानी इंडिपेंडेंस, कैसे ये इंडिपेंडेंस होके काम करता है, और निष्पक्षता का मतलब कैसे ये पार्शियलिटी को अपनाता है, निष्पक्षता को कैसे अपनाता है, इम्पार्शियलिटी, कैसे ये इम्पार्शियलिटी को अपनाता है, ये भी हमें समझना है। तो ये कैसे अपनी स्वतंत्रता को बनाता है और कैसे इम्पार्शियलिटी अपनी निष्पक्षता को मेंटेन करता है, ये भी हमें समझना और जानना है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, लोकसभा का स्पीकर स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर काम कर सके, क्या इसके लिए कुछ स्पेशल किया गया है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि इन स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए आधार आखिरकार संविधान में क्या किया गया है। सबसे पहले यह होता है
कि जब किसी भी व्यक्ति को एक प्रॉपर प्रोसेस से उसको नियुक्त किया जाए, एक प्रॉपर प्रोसेस से ही उसे हटाया जाए, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसी को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए, मतलब राष्ट्रपति जब चाहें तब लोकसभा के अध्यक्ष को यूं ही ना हटा पाए। इसका मतलब हुआ कि वह बिना भय, बिना लोभ लालच के स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर अपने दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। अगर उसे कार्यकाल की सुरक्षा हो और उसके मन में कभी ये भय ना हो कि कभी भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के स्पीकर को कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आप इसीलिए देखोगे जितने भी लोकसभा भारत का 1952 से लेकर के अब तक देख लीजिए, मोस्टली लोगों ने क्या किया, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। यह दिखाता है कि भारतीय संविधान में जो लोकसभा के स्पीकर का पद रखा गया उसके कार्यकाल को सुरक्षित हुआ सेफ हुआ सिक्योर सुनिश्चित किया गया है। अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना होगा तो उपस्थित मतदान का 2/3 नहीं चाहिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। यानी कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या चाहिए? हमें अब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। और अब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का क्या चाहिए? बहुमत, ना कि उपस्थिति एवं मतदान का। तो ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का मतलब हुआ 50% + 1, ये होना चाहिए, तभी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसमें पहला, लोकसभा के अध्यक्ष को स्वतंत्र व निष्पक्ष कैसे बनाया गया? तो उसके कार्यकाल को क्या कर दिया गया? बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया कि ऐसे उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत नहीं, बल्कि लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का, कुल सदस्य संख्या का 50% + 1 होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का क्या चाहिए? बहुमत। दूसरा, एक तो ये हो गया, और स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए और क्या किया गया? इसके अलावा अन्य हम बातें करें, यानी और क्या किया गया? अगर हम दूसरे पॉइंट की आए तो लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का वेतन भत्ता, वेतन भत्ते एवं वेतन भत्ते को, इनका जो लोकसभा का स्पीकर होता है इसका वेतन और भत्ता कहाँ? ये पार्लियामेंट के द्वारा निश्चित किया जाता है। वेतन एवं भत्ता कौन तय करता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, स्पीकर का, जो स्पीकर का वेतन एवं भत्ता होगा, वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता ये कौन निश्चित करता है? कौन निश्चित करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। ये कौन निश्चित करता, कौन फिक्स्ड करता है? तो ये फिक्स्ड किया जाता है किसके द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन करता? संसद। संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है। संसद का मतलब हुआ कि कानून अगर परिवर्तन करना है तो कानून बनाना होगा। बिना कानून बनाए ऐसे ही
लोकसभा के स्पीकर के वेतन भत्ता को घटाया नहीं जा सकता है। और इनका जो वेतन भत्ता होता है, लोकसभा के स्पीकर का वेतन भत्ता, ये किस पे, तो ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर क्या होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसका मतलब आप कहेंगे कि भारत की संचित निधि पर भारित हो गया, तो इसका क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं, यानी कटौती नहीं की जा सकती। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, यानी ये संसद में मतदान इस पे नहीं होगा, संसद में वोटिंग नहीं, संसद में वोटिंग नहीं, यानी जिनका जिनका भारत की संचित निधि पर वेतन भत्ता भारित होता है, उसे संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता है। जिनका जिनका भी वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है, उसे संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता है। यानी कटौती उसमें किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है। आगे ध्यान से समझिएगा, एक तो ये हो गया। अगला ये दो काम हो गए, एक तो हमने कहा कार्यकाल की सुरक्षा है, दूसरा वेतन भत्ता, इनकी बिल्कुल सिक्योरिटी दी गई, और तीसरी लोकसभा का अध्यक्ष जो भी काम करता है। अगर आगे ध्यान दीजिएगा, एक ये प्रस्ताव आगे हम बताएंगे, सब्स्टेंटिव, यानी ये प्रस्ताव आपको हम बताएंगे जिसे मूल प्रस्ताव या तत्वात्मक प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता, सब्स्टेंटिव मोशन। सब्स्टेंटिव, जब तक सब्स्टेंटिव मोशन नहीं होगा, सब्स्टेंटिव मोशन को छोड़कर, सब्स्टेंटिव मोशन को छोड़कर अन्य मामले में लोकसभा स्पीकर के द्वारा किए गए कार्यों या आचरण को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो सब्स्टेंटिव मोशन को छोड़कर अन्य मामले में लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसे किसी भी कीमत में कोर्ट में उसे एराइज नहीं किया जाएगा, कोर्ट में उसे किसी भी कीमत पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में उसे किसी भी कीमत पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आगे समझिएगा, उसके द्वारा जो भी सदन की कार्रवाई को, अगला ध्यान से समझिएगा, अगला और उसकी सुरक्षा क्या किया गया, जो भी यानी स्पीकर के द्वारा लोकसभा की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए, लोकसभा की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन को लाया जाएगा, तो इसे भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसे भी किसी भी कोर्ट में
यानी अगर स्पीकर के द्वारा लोकसभा अच्छे से काम करे, लोकसभा की कार्रवाई प्रभावी रूप से होती रहे, तो इसके लिए अगर लोकसभा की स्पीकर के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाया जाता है तो इसे भी किसी भी कीमत पर, यानी प्रोसीजर आर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा टेकन बाय स्पीकर इज नॉट चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। उसे किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में। लेकिन ये आपका क्या होगा, ये सुरक्षा किसको मिली है? लोकसभा के अध्यक्ष को ये सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा निष्पक्षता कैसे तय होती है? लोकसभा के, ये कौन हो गया? चौथा पॉइंट हो गया। अगर हम पांचवें पॉइंट की ओर चलें कि और इसकी निष्पक्षता, तो इसे फर्स्ट वोट देने का अधिकार नहीं है। फर्स्ट वोट देने का अधिकार नहीं, देने का अधिकार नहीं। यानी फर्स्ट का मतलब हुआ कि यह बिल्कुल निष्पक्ष रखा गया कि पहली बार में वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन जब भी डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होगी तो डेडलॉक की स्थिति में इसके द्वारा हमने अभी पीछे समझाया कि कौन सा वोट देता है, कास्टिंग वोट। इसको कौन सा, यानी कास्टिंग वोट देने का क्या हुआ? अधिकार मिला हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? निर्णायक। निर्णायक कास्टिंग वोट या निर्णायक मतदान देने का अधिकार किसको दिया गया? लोकसभा के स्पीकर को मिला हुआ है, मिला हुआ है। दूसरा, और इसका क्या, और इसकी कैसे, ये छठा पॉइंट की बात करें, कैसे इसे इसकी स्वतंत्रता व निष्पक्षता बिल्कुल मेंटेन होती है, तो अगला कौन सा हो गया? छठा पॉइंट इसमें क्या हो गया? और कैसे इसकी स्वतंत्रता व निष्पक्षता निश्चित की जाती है? तो इसे हायरार्की क्रम में, जैसे सर्वोच्च स्थान जो हायरार्की क्रम में दिया गया, आपको पता है महामहिम भारत के राष्ट्रपति, सबसे ऊपर किसको रखा गया? महामहिम भारत के राष्ट्रपति को रखा गया। तो महामहिम भारत के राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, ऐसे आप आएंगे तो इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष रखा गया है। हायरार्की में किसके समकक्ष रखा गया है? तो इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष सातवें रैंक पे रखा गया है। तो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पदानुक्रम में कितने स्थान पे रखा गया? सातवें। तो ये दर्शाता है सातवें स्थान पे रखा गया है, सातवें स्थान पर रखा गया है, सातवें स्थान पर रखा गया है। तो ये दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंस है, यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ। यानी इसका मतलब हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर में केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, दो ही ऐसे पोस्ट हैं। जितना भी कैबिनेट में मंत्री, जल शक्ति मंत्री, रोड मंत्री, विज्ञान मंत्री, जितने भी मंत्री आप देखते हो सब नीचे हैं, सिवाय दो, भारत के प्रधानमंत्री और साथ में उप प्रधानमंत्री। दो मंत्रियों को लोकसभा के स्पीकर के ऊपर रखा गया। बाकी जितने भी मंत्री हैं सभी का स्थान लोकसभा के स्पीकर के नीचे ही होता है। तो ये आपके जब भी आए क्वेश्चन कि भारत के लोकसभा स्पीकर की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या व्यवस्था की गई है, तो आप यहां से आप बता सकते हैं। अब स्पीकर के साथ साथ अगर स्पीकर नहीं हो तो स्पीकर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। तो अगला हेडिंग डालिए उपाध्यक्ष। तो ये आपके अध्यक्ष की हो गई। अगली हेडिंग डालिए लोकसभा के उपाध्यक्ष।
लोकसभा के उपाध्यक्ष। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, ये लोकसभा अपने सदस्यों में से, लोकसभा अपने सदस्यों में से, अपने सदस्यों में से, अपने सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुनती है, किसी एक व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से चुनती है, चुनाव के माध्यम से। जैसे अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, वैसे ही उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, वैसे ही उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। और अब आपका पीछे बताए थे, अध्यक्ष साहब का चुनाव क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है? हमने फिर पूछा कि क्या स्पीकर का चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन तय करता है? तो पीछे याद होगा आपको, हमने बताया था भारत का राष्ट्रपति तिथि तय करती है। लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा? उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि, निर्वाचन की तिथि ये कौन तय करता है? तो ये तय किया जाता है, मित्रों ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा एक तिथि निर्धारित की जाती है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन कब होगा। तो यहां पर कौन तय करता है? यहां पर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा तय किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा तय किया जाता है कि कब चुनाव उपाध्यक्ष का होगा। ये तो चुनाव हो गया। चुनाव के बाद उपाध्यक्ष का ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष को अगर अपना पद खाली करना हुआ, जो उपाध्यक्ष है, इस बार क्वेश्चन भी आया था, अगर उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष को अपना पद खाली करना हुआ तो दो कंडीशन है। एक त्याग पत्र, ये त्याग पत्र किसको देगा? तो हमने पीछे बताया था, अध्यक्ष किसको, यानी ये स्पीकर है, स्पीकर, तो ये अध्यक्ष हो गया लोकसभा का, और ये क्या हो गया? उपाध्यक्ष हो गया, डिप्टी स्पीकर। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। स्पीकर किसको यानी त्याग पत्र देता है? उपाध्यक्ष को। और फिर हमने कहा था उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है? तो अध्यक्ष को। तो ये आपका क्या है? त्याग पत्र, यानी ये दिया जाता है। तो अध्यक्ष त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ये व्यवस्था है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्याग पत्र। तो ये त्याग पत्र पूछा जाए उपाध्यक्ष किसको देता है? तो ये अध्यक्ष, जो भी स्पीकर होगा लोकसभा का, जो भी स्पीकर होगा लोकसभा का, उसको त्याग पत्र दिया जाता है, उसको त्याग पत्र दिया जाता है, उसको त्याग पत्र दिया जाता। दूसरा, इसे लोकसभा के बहुमत के द्वारा, लोकसभा के बहुमत के द्वारा इसे 14 दिन पूर्व, दूसरा तरीका है, मान लो ये मनमानी करने लगा या असंवैधानिक तरीके से काम करने लगा, तो इसे हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जाएगा? लोकसभा के बहुमत के द्वारा, और साथ में 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। कितने दिन पूर्व नोटिस देना होगा? 14 दिन। 14 दिन पूर्व नोटिस, 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके, यानी फिर प्रस्ताव आएगा लोकसभा में, बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, और पारित होने के बाद फिर क्या होगा? 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके ये दूसरे सदन में जाएगा, वहां से भी प्रस्ताव पारित होगा। अगर दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसे पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता भी कौन तय करता है? ये भी संसद तय करती है। उपाध्यक्ष का, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होगा, इसका भी वेतन भत्ता, वेतन प्लस भत्ता, ये कौन तय करती है? संसद। और ये भी किस पे भारित होता है? ये भी, यानी ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर।
भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर क्या होता, भारित। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्यकाल के दौरान उपाध्यक्ष के वेतन में भी कार्यकाल के दौरान इसके भी वेतन भत्ता में कार्यकाल के दौरान, यानी किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? तो ये भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये थे आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद। और ये हमेशा याद रखो, जब भी उपाध्यक्ष के द्वारा किसका अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष के रूप में काम किया जाएगा, अध्यक्ष के रूप में, तो इसे वेतन भत्ता एवं सुविधाएं एवं शक्तियां सभी अध्यक्ष के रूप में प्राप्त होंगी, यानी अध्यक्ष के रूप में प्राप्त होंगी। जब भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष के रूप में काम करेगा या कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता अध्यक्ष के रूप में जब भी काम करेगा, तो उसे सारी शक्तियां, समस्त प्रकार के वेतन भत्ते उसे अध्यक्ष वाले प्राप्त होते हैं। इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उससे अध्यक्ष वाले वेतन भत्ता ये सब कुछ प्राप्त होता है। अगला सबसे पहले अब यही प्रश्न उठता है कि ये लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये पद आया कहां से। अगर हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो इनका जो आज का आप स्पीकर देखते हो, स्पीकर और इधर लिख दे रहे हैं डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद है, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो ये कौन पद हो गए, डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये पद ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों पद ये पहले किस नाम से, स्पीकर को कहा जाता था पहले प्रेसिडेंट, और ये डिप्टी स्पीकर को कहा जाता था डिप्यूटी, यानी डिप्यूटी प्रेसिडेंट। इसे डिप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। और ये दोनों पद जो ये प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में भारत शासन अधिनियम कौन सा, ये 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये आए हैं। और ये 1919 के अंतर्गत इन पदों का सृजन किया गया। और कब किया गया, तो 1919 के अंतर्गत, यानी कब, तो दोनों पदों का सृजन, ध्यान दीजिएगा, दोनों पदों का सृजन कब हुआ, ये आपसे पूछ सकता है। तो दोनों पदों का सृजन ये 1921 में होता है। कब होता, जी हाँ 1921 में, यानी इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में दोनों पद 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1921 में पैदा हुए। तो फिर क्वेश्चन वही बनता है कि इसका पहला स्पीकर कौन था और उसका अगला स्पीकर कौन हुआ। तो पहला फ्रेडरिक व्हाइट, जब ये पहली बार 1921 में बना, ये 1921 वाला, तो इसमें पहला अध्यक्ष पूछे तो फ्रेडरिक व्हाइट, पहला अध्यक्ष इसका कौन बना था, फ्रेडरिक व्हाइट ये अंग्रेज की औलाद था, ये पहला अध्यक्ष था फ्रेडरिक व्हाइट। लेकिन पहला डिप्यूटी स्पीकर पूछे तो पहला डिप्यूटी स्पीकर कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम ये क्या था, प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट था। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था।
लेकिन 1925 में आप याद किए हो कि हम तो सर याद किए हैं कि क्या कि जो विट्ठल भाई पटेल थे ये फर्स्ट यानी स्पीकर थे। तो ध्यान दीजिएगा 1925 में भारतीय, चूंकि ये अंग्रेज की औलाद है तो ये पहला भारतीय नहीं होगा, प्रथम भारतीय स्पीकर जो कब बने थे 1925 में। और कहां बने थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये पहले स्पीकर जो भारतीय बनते हैं ये डॉक्टर विट्ठल भाई पटेल। कौन बने? विट्ठल भाई पटेल को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता? विट्ठल भाई पटेल होते हैं। बात समझ में आई? तो ये कौन बने? विट्ठल भाई पटेल को बनाया जाता है। और इसी दौरान विट्ठल भाई पटेल ये पहले बनते हैं। पहले कौन बनते? विट्ठल भाई पटेल को बनाया जाता है। तो ये विट्ठल भाई पटेल भी आप ध्यान रखिएगा। क्या नाम ध्यान रखिएगा? विट्ठल भाई पटेल ये पहले व्यक्ति होते हैं जिनको क्या बनाया जाता, यानी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अभी नाम पद क्या है? यानी प्रेसिडेंट ही है। इसके बाद भारत जब आजाद होता है, भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र के बाद भारत का अपना संविधान बना और भारत का जब अपना संविधान बना तो इसका नाम भी परिवर्तित किया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद इनके नाम बदले गए। जो ये प्रेसिडेंट और कौन था? डिप्टी प्रेसिडेंट। यानी दो नाम थे, डिप्टी प्रेसिडेंट। इन दोनों के नाम परिवर्तित किए जाते हैं। जो प्रेसिडेंट है इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया जाता है? तो प्रेसिडेंट का नाम ये लोकसभा यानी स्पीकर। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? स्पीकर। इसका नाम परिवर्तित होता स्पीकर और इसका नाम क्या होता? डिप्टी स्पीकर। इसका नाम क्या किया जाता? उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष हुआ उपाध्यक्ष। इसका नाम डिप्टी स्पीकर किया जाता है। क्या किया जाता? डिप्टी स्पीकर। तो ये क्या किया गया? डिप्टी स्पीकर यानी इसका नाम परिवर्तित किया जाता है। और जब नाम परिवर्तित किया गया तो इसमें पहले अध्यक्ष, अब देखते हो 1947 में जो पहले अध्यक्ष बने वो जीबी मावलंकर थे। अब इसके नाम परिवर्तित होने के बाद इसके अब प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? स्वतंत्र भारत में प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो ये थे जीबी मावलंकर। यानी जीबी मावलंकर इसके क्या? प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो ये प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो ये अनंत सैनम अयंगर ये क्या थे? उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। वर्तमान पूछे तो वर्तमान में कौन है? करंट वाला पूछा जाए तो वर्तमान आप जानते हो कौन है? यानी बिल्ला, ओम बिल्ला। वर्तमान में कौन है? लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला ये वर्तमान है। तो ये इनकी यात्रा रही है। बीच के अब आपका एक हम वीडियो में पीछे बता चुके सारे के सारे लोकसभा के जो स्पीकर हुए हैं उनको भी ट्रिक हमने आपको याद करवाया है। तो पुराने वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो पुराने वीडियो को जाइए आप देख लीजिए, पुराने वीडियो को आप देख लीजिए। अब इसमें एक चीज़ और आज की ही क्लास में हम लोग समझ लेते हैं, वो क्या चीज़ है? प्रोटेम स्पीकर। तो एक और आपका क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? नवनिर्वाचित
लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के सदस्यों को शपथ यही दिलाता है। और साथ में ये तब तक काम करता है जब तक नया स्पीकर पद ना प्राप्त ग्रहण कर ले। नया स्पीकर पद ग्रहण न कर ले, पद ग्रहण ना कर ले, तब तक इसके द्वारा काम किया जाता है। तो जब तक नया स्पीकर पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक प्रोटेम स्पीकर के द्वारा क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो ये जो नए, जैसे आपका 16वीं लोकसभा भंग हो गई, अब 17वीं लोकसभा के जो सदस्य चुन के आएंगे तो ये सबसे जो ये होता है, यह सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। ये भी ध्यान रखिए, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी जितने भी एमपी चुने गए उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगला प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। जब तक ये प्रोटेम स्पीकर रहेगा तो इसे स्पीकर की भांति समस्त शक्तियां, समस्त अधिकार सब कुछ प्राप्त होगा। और जैसे ही यानी जो नए एमपी चुन के आए उनको शपथ दिला दी जाएगी और साथ में अगला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, वैसे ही ये पद समाप्त कर दिया जाता है। यानी इसकी प्रोटेम स्पीकर अस्थायी पद है, टेम्पोररी पद है, ये समाप्त हो जाता है। तो ये था आज का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जितना भी चीज़ें थी वो सब कुछ हमने आपको बताने व समझाने की कोशिश की। कल वीडियो में हम लोग इसी के आगे क्या समझेंगे, तो कल के वीडियो में हम यानी सभापति व उपसभापति की शक्तियां व कार्य सेम पैरालेल पे जो लोकसभा की यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष को हैं, केवल धन विधेयक कुछ मामलों को हटा करके समस्त शक्तियाँ राज्यसभा के सभापति व उपसभापति को भी सौंपी गई हैं। तो इसी के साथ कल के वीडियो में फिर मिलेंगे और कल के वीडियो में हम लोग सभापति व उपसभापति को समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।